हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सी टेट पेपर टू एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित कर रहे हैं। तो आज हम सब का क्लास 7 का जो जियोग्राफी है उसका लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद अब हम सब का 7 का हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों खत्म हो जाएगा और बचेगा पॉलिटी। अब कल से पॉलिटी चलेगा। तो ऐसे ही सेम जैसे कि हम सब आप सब देख सकते हैं कि जितना पेज पढ़ेंगे या तो फिर जैसे कम पेज है तो एकदम लास्ट चैप्टर के लास्ट में, या तो फिर ज़्यादा जब पेज रहते हैं तो बीच में ही, अर्थात जिस पेज के रिलेटेड प्रश्न रहता है वहीं हम सब उसको सॉल्व करते हैं। तो आशा है कि आप सबको ऐसी विधि अच्छा लग रही होगी। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो देखिए आज का जो शीर्षक है रेगिस्तान में जीवन। तो रेगिस्तान, आप सब रेगिस्तान शब्द से परिचित होंगे। तो देखिए रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं। आशा है कि आप सब क्या होते हैं कि जब भी सोचते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है कि गर्म और वहाँ पर गर्मी ही रहती है और क्या होता है वहाँ पर जल नहीं पाए जाते हैं, इतना सब लोग परिचित रहते हैं। और अब इसके अलावा क्या रहता है आदि सभी बातों को हम सब जानेंगे। तो देखिए शीर्षक है हम सबका कि रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन, जैसे कि आप सभी लोग इस शब्द से परिचित रहते हैं। रेगिस्तान शब्द से सुनते ही आप सबके दिमाग में एक ही बात गूंजता होगा कि रेगिस्तान क्या रहता है, वहाँ पर पानी या जल नहीं मिलता है और दूसरा वहाँ पर गर्मी पड़ती है, बस यही सोचते होंगे। तो चलिए देखिए इसके अलावा भी यहाँ रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, ठंडे भी रेगिस्तान होते हैं और आज सभी बातों को आज हम इस पाठ में डिस्कस करेंगे। और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा वह सब हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो देखिए लिखा है कि अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कोई बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर हम रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकता है, अर्थात जितना तापमान होता है तो तापमान के आधार पर ही हम जान पाते हैं कि ठंडा रेगिस्तान है कि गर्म रेगिस्तान है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहीं कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जो रेगिस्तान होता है वह आग से तपता रहता है और कहीं कहीं पर बर्फ की तरह क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो जान लीजिए जो हमारा रेगिस्तान होता है तो वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो रेगिस्तान जैसे हम सब जानते हैं कि वहाँ जल नहीं रहते, हमेशा गर्मी रहता है। और एक रेगिस्तान होता है जहाँ पर ठंडी ही ठंडी रहती है, अर्थात बर्फ़ के समान एकदम कड़क ठंडी रहती है। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा इतना। और आगे बताया गया कि जहाँ थोड़ा बहुत क्या होता है रेगिस्तान में पानी रहता है वहाँ कृषि करने अर्थात खेती करने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है, अर्थात एकदम सूखा प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। तो इस बात को याद रखना, रेगिस्तान में क्या होता है, शुष्क प्रदेश है, पहली बात। दूसरा बात ये है कि वहाँ पर अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान के विरल वनस्पति हैं। तो इस बात को याद रखना, पूछेगा कि रेगिस्तान में कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो याद रखना जो विरल वनस्पति होते हैं वे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर है कि गर्म रेगिस्तान ना, गर्म रेगिस्तान। अब गर्म रेगिस्तान आगे है सहारा। तो देखिए एक सहारा का रेगिस्तान है, तो ये विश्व का रेगिस्तान है ना। तो बताया गया
विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ऐसा समझिए। आगे लिखा है कि विश्व का ये अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्रों को देखिए। यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का जो सहारा रेगिस्तान है, उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग में, कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका, याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग में फैले सहारा के रेगिस्तान का जो पता लगाइए, अर्थात ये आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर है कि यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी भारत का भी आएगा। तो देखिए यहाँ पर है, ये जो सहारा का रेगिस्तान है, यह सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा का रेगिस्तान 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे है कि सहारा रेगिस्तान 11, सहारा का जो रेगिस्तान है वह 11 देशों से घिरा हुआ है। तो एक बार इन 11 देशों पर नाम ध्यान दे दीजिए। याद हो जाए तो और अच्छी बात है, पर न याद हो तो ध्यान दिए रहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछता है कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरे हैं, अर्थात दे देगा, ऐसा दे देगा कि सहारा का जो रेगिस्तान है उसमें विकल्प में कौन से देश नहीं है ना। तो याद रखना, 11 देशों से घिरा हुआ है, विकल्प 4 ठो देगा, उसमें से एक ठो नहीं रहेगा, या तो फिर बोलेगा इन चारों में से कौन नहीं है। आगे देखिए लिखा गया है कौन से 11 हैं, तो अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में, दिमाग में तुरंत ही रेत या दृश्य का उभरता है। अर्थात आप सब जैसे ही रेगिस्तान का नाम लिया जाता है तो आप सबके दिमाग में यही आता है कि वहाँ पर बालू ही बालू, रेत ही रेत रहते हैं। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, अर्थात ढका हुआ है, उसके वरन अर्थात उसके बावजूद वह बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने सतह वाले उत्तरित अर्थात पठारों भी पाए जाते हैं। ये चट्टाने सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से अधिक ऊंचा होते हैं, जहाँ से आप ये सब चित्र में देख सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ से बालू पाए जाते हैं ना, बताया गया यहाँ पर पठार भी पाए जाते हैं, और वो भी पठार कितने, तो 2500 मीटर की ऊंचाई तक भी होते हैं। ये सहारा रेगिस्तान आप सब देख सकते हैं। याद रखना, सहारा रेगिस्तान यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 8.4554 है। उसके बाद याद रखना कि जो ये सहारा का रेगिस्तान है यह 11 देशों से घिरा हुआ है, बस इतना। आगे देखिए लिखा गया है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है ये एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा गुफाएं हैं, सहारा जो वहाँ के जो गुफाओं में प्राप्त चित्रों से, वहाँ के गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इन्हें बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश बना दिया। याद रखना कि जो आज सहारा का रेगिस्तान है वह एक समय में क्या था, पूरी हरी भरी थी, अर्थात वहाँ पर भी पानी वगैरह की व्यवस्था थी और वहाँ पर अन्य जीव जंतु भी रहते थे। यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछता है, तो इस मैटर को पूरा याद रखना, प्रश्न अपने आप कर ले जाओगे, चाहे जैसे भी बने। आगे देखिए लिखा गया है जलवायु। देखिए अब जलवायु का, सहारा रेगिस्तान का जलवायु क्या होता है, तो बताया गया सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। जैसे कि हम सब सभी लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत गर्मी रहती है और वहाँ पर पानी नहीं रहता है। आगे है कि यहाँ जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, अर्थात वर्षा भी क्या होती है, बहुत कम ही होती है ना। यहाँ आकाश बादल रहित होता है, निर्मल होता है ना। यहाँ नमी
संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित होती है, अर्थात पानी भी बरसा तो क्या होता है, कुछ ही समय बाद वह गायब भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ जब अल्प वर्षा ही हो रहा है तो आधा से ज़्यादा पृथ्वी ही सोख लेती होगी और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत मान लीजिए बचता है वह कब गायब हो जाती है वाष्प बनकर, पता नहीं चलता। तो तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन दिन क्या होता है, अविश्वसनीय रूप से गर्मी में रहते हैं, जो दिन रहते हैं वह गर्मी होता है। दिन के समय तापमान कितना रहता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन के समय में, इतना तगड़ा घाम धूप। आगे है कि ऊपर पहुंचकर जिसके रेत एवं नग्न चट्टान अत्यधिक गर्म हो जाती है, इनके इनके ताप का विकिरण होने के चारों तरफ क्या होता है, सब कुछ बर्फ हो जाता है। रात के अत्यधिक ठंडे होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। याद रखना, जिस प्रकार अगर सुबह के समय जो सुबह का टाइम रहता है वहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान रहता है, तो वहीं क्या होता है बताया गया कि रात के समय में 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 डिग्री में कोई भी पानी को जमाया जा सकता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अर्थात एकदम ठंड हो जाती है। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि सहारा के अल या अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यह यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1900 कितने में 1922 में कितना 57.7% डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कहाँ पर, अल्जीरिया में, अल्जीरिया के क्षेत्र में, अब नहीं 1922 का बात बताया जा रहा है, तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, सहारा के जो सहारा है वहाँ के वन वन इस पर प्राणी जात जो वहाँ के वनस्पतियाँ हैं और प्राणी जात है। तो देखिए लिखा गया कि सहारा रेगिस्तान की जो वनस्पतियाँ हैं, कैटल्स, याद रखना जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, कैटल्स, खजूर पेड़ न एकेसिया पाए जाते हैं, तो इस बात को याद रखना। ऐसे अभी दिखाएंगे हम, प्रश्न में पूछा गया है कैक्टस न खजूर पेड़ एकेसिया पाए जाते हैं कहाँ पर, सहारा रेगिस्तान पे। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए या रहित द्वीप पाए जाते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, सहारा रेगिस्तान में ऊंट लकड़बग्घा सियार लोमड़ी बिच्छू सांप की विभिन्न जातियां या प्रजातियां भी रहती हैं, और जिसमें क्या छिपकली यहाँ की प्रमुख जीव जंतु है। तो इस बात को याद रखना, हर बार पूछता है, तो याद रखना पूछता है कि जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर प्रमुख जंतु या जीव जंतु कौन है, तो याद रखना वहाँ पर अनेक दिया रहेगा, इसी में से पूरा मगरमच्छ बिच्छू सांप दिया रहेगा, पर क्या है जो हमारा छिपकली है ना, ये छिपकली हमारा क्या है, प्रमुख जीव जंतु हैं सहारा रेगिस्तान का। आगे देखिए है, वैज्ञानिक को तो यहाँ से मछली के कंकाल भी मिले हैं, अगर अर्थात सहारा रेगिस्तान से क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों ने जब खोजा तो वहाँ पर मछली का कंकाल भी मिला है। आपको ये जो मछली का कंकाल मिला है, तो इससे क्या कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह आगे जो बीते हुए समय में क्या हुआ है, यहाँ हरे भरे या नदी वगैरह भी थे ना। आगे देखिए, अब वहाँ के लोग, सहारा रेगिस्तान के लोग, देखिए सहारा रेगिस्तान कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर कष्टकारी जीव है, पानी नहीं है, तब पर भी वहाँ अनेक समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें से याद रखना कौन कौन, तो देखिए बेदुइन, कौन, बेदुइन और तुआरेग, ये दो प्रजाति हैं, ये दो क्या है, प्रजाति हैं, जाति हैं ना, कौन कौन, बेदुइन और तुआरेग शामिल हैं ना। आगे है कि चलवासी जनजाति वाले ये लोग हैं, बकरी भेड़ ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है, इनकी खाल से ये पेटी जूते पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग करके चटाई कालीन कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए
लेते हैं, काम में लेते हैं। आगे है धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये भारी वस्त्र पहनते हैं। तो इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, ऐसे पूरा लाइन उठाकर रखा गया है कि रेगिस्तान, जो सहारा रेगिस्तान के लोग होते हैं वह कैसे कपड़े पहनते हैं, भारी कपड़े, हल्के कपड़े, और एक आध दो विकल्प देगा। तो याद रखना वहाँ पर भारी कपड़े पहनते हैं। कैसा कपड़े? तो भारी कपड़े पहनते हैं। क्यों? अब बताया गया सहारा में वनोद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों का निवास में मदद करती है। यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर क्या होता है कि बालू वगैरह से, जो बालू है, रेत है, तो उन उड़ते रहते हैं, तो उन सब के बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, अर्थात जो थोड़ा बहुत जब जल होता है, उपलब्धता होती है वहाँ पर, तो लोग क्या करते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास में, जो मिस्र होता है, तो याद रखना मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में फेमस है। तो याद रखना पूछेगा कि कपास कहाँ का कपास प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये मिस्र का कपास पूरे विश्व में फेमस है। और ये भी पूछेगा जो रेगिस्तान है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जो सहारा का रेगिस्तान है वहाँ पर भी गेहूँ, जौ, सेम आदि फसलें, चावल आदि फसलें उगाए जाते हैं। अगर ऐसा विकल्प में आ जाता है तो बहुत लोग सोचते हैं वहाँ पानी ही नहीं रहता है तो कैसे उगाया जाता होगा। पर देखिए यहाँ पर है कि यहाँ जहाँ जहाँ, अब हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पर है, तो वहाँ पर भी उगाया जाता है। आगे देखिए लिखा गया है तेल की खोज के लिए ना, कपास के अलावा देखिए यहाँ पर है कि तेल की खोज के लिए संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पादन का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो तेल तेल अर्थात जो पेट्रोलियम की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सम्मिलित हैं, अर्थात ये सब जो खनिज है ये सब भी वहाँ से प्राप्त होता है। आगे देखिए लिखा गया है सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के ऊँट से प्राचीन मार्ग के स्थान पर अब क्या हो गया कि सुपर महामार्ग बन रहा है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान अब ट्रक जो है वो ले लिए हैं। तुआराई, याद रखना तुआरेग, कौन? तुआरेग जो लोग रहते थे, एक जाति रहते थे, तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। आज अनेक चारवासी जनजाति लोग शहरी जीवन की ओर क्या कर रहे हैं, अग्रसरित हो रहे हैं, तेल और गैस के कार्य में नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो इस बात को याद रखना। यहाँ पर देखिए और लिखा गया है जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ जो गर्त बन जाता है, वहाँ के गर्त भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। जो लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बढ़ा भी होता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे देखिए अभी हम सब गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़े। अब देखिए एक ठंडा रेगिस्तान है जो हम लद्दाख कहते हैं, जिसे हम लद्दाख कहते हैं। ऐसे पूछेगा ठंडा रेगिस्तान या लद्दाख कैसा रेगिस्तान है, तो ये आप ध्यान रखना, लद्दाख जो है ये ठंडा रेगिस्तान है और जो सहारा था वह हमारा गर्म रेगिस्तान था। तो इस बात को याद रखना। बहुत लोग बस गर्म जानते रहते हैं कि हाँ रेगिस्तान बस वही, जो रेगिस्तान में हमेशा गर्मी रहती है, वहाँ पर पानी नहीं रहता है, ठंडा रेगिस्तान का नहीं जानते। तो याद रखना रेगिस्तान ठंडा भी होता है। आगे बताया गया जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में, कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में। याद रखना यहाँ एक कहाँ है, पूरब में है, और सहारा कहाँ था, वह उत्तरी अमेरिका में था। तो इस बात को भी पॉइंट पर याद रखना। आगे लिखा गया है कि ये जो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, यह जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके ऊपर में
याद रखना इसके उत्तर में, किसके, तो ये इसके लद्दाख रेगिस्तान के उत्तर में काराकोरम है। उत्तर में काराकोरम क्या है, पर्वत श्रेणियां है। उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां है एवं दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। तो इस बात को याद रखना, अभी प्रश्न में पूछा गया है, दिखाएंगे तो याद रखना, उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। आगे लिखा गया लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। तो इस बात को याद रखना। तो जो लद्दाख है वहाँ से विभिन्न नदियाँ बहती हैं जिनमें से क्या होती है कि सिंधु नदी जो होती है वह प्रमुख होती है। नदियाँ गहरी घाटी एवं महाखटु या गार्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे गैगरी और हिमानी ये बर्फ की नदियाँ हैं। आगे बताया गया लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो अधिक ऊंचाई है इसके लिए यहाँ का जलवायु क्या हो जाता है, शीतल एवं शुष्क हो जाता है। इस ऊंचाई पर वायु परत जो होती है पतली होती है, जिससे सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जो ग्रीष्म ऋतु में याद रखना, कहाँ पर, लद्दाख में ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री का मतलब समझ सकते हैं। अगर 0 डिग्री पर आप क्या होते हैं, पानी को जमा सकते हैं। तो दिन के समय में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, अधिक रहता है ना। एवं रात में, अब जब रात होता है तो समझ सकते हैं, रात में क्या होता है कि शून्य तो दिन में रहता है, शून्य से -30 डिग्री माइनस में 30 डिग्री पहुंच जाता है रात में ना। कहाँ पर, लद्दाख में चला जाता है। शीत ऋतु यह बर्फीली ठंडी हो जाता है। तापमान लगभग हर समय वहाँ पर लद्दाख में हर समय क्या रहता है, तो -40 डिग्री के नीचे ही रहता है, चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तो याद रखना लद्दाख कहाँ पर है, हिमालय की वृष्टि छाया के क्षेत्र में है। ये भी ऐसे पूछा गया है, तो इस वाक्य को भी याद रखना। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर भी वर्षा कम होती है, वहाँ पर भी वर्षा कम होती है, सहारा के और लद्दाख दोनों के। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। तो इसको याद रखना। आगे लिखा गया है पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। आगे देखिए, आशा है कि इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर अभी हम सब जो पढ़े, यहाँ पर बहुत क्या होता है, लद्दाख में भी बहुत कम वर्षा होती है, मुश्किल से कितना, तो 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। यहाँ कहाँ पर, लद्दाख में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर क्या रहे, छाया में हो, तो आप यह एक समय में ही उस उष्माघात एवं तुषार या उपघात के ग्रसित हो सकते हैं। आगे देखिए लिखा गया लद्दाख को, इस बात को याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। तो बताया गया कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं। तो इस बात को एकदम वेरी इंपॉर्टेंट समझकर इस बात को याद रखना कि लद्दाख को खापा चान भी कहा जाता है। पूछता है कि खापा चान किसे कहते हैं, अब उसी में विकल्प रहेगा लद्दाख रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। तो आप याद रखना कि लद्दाख को ही खापा चान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। तो ये भी पूछ सकता है कि खापा चान का अर्थ क्या होता है, तो हिम भूमि होता है, अर्थात बर्फ की भूमि अर्थात पृथ्वी ना। आगे देखिए लिखा गया है कि अब वनस्पतियां एवं प्राणी जात, तो यहाँ जो लद्दाख में जो वनस्पतियां होती हैं वह उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। वहाँ पर क्या थी, हम सब सहारा रेगिस्तान में पढ़े थे कि वहाँ पर सघन थे, पर यहाँ पर क्या है, विरल है। बताया गया कि यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं ना। घाटी में सरपत, याद रखना लद्दाख के
कहाँ पर? लद्दाख के बारे में पढ़ रहा है। तो बता रहे हैं कि जो यहाँ के लद्दाख की जो घाटियाँ होती हैं, तो घाटियों में क्या होता है कि सरपत जिसे हम विलो एवं फ्लावर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजाति नजर आती हैं। इनमें से रोबिट, रेड स्टार, तिब्बती स्नेक जो होता है, आगे बताया गया रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं ना। तो इसको भी याद रखना, ये सब पक्षी के नाम हैं ना। आगे देखिए लिखा है इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में क्या होता है? जंगली बकरियां, जंगली भेड़, याक, विशेष रूप से कुत्ते। तो याद रखना यहाँ पर विशेष रूप से कुत्ते, विशेष रूप से नदी सिंधु थी, इस बात को याद रखना। यहाँ पर था विशेष रूप से पशु में क्या थे? तो लद्दाख में विशेष रूप से पशु में कुत्ते थे और सहारा रेगिस्तान में विशेष रूप से छिपकली था। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि इन पशुओं को या इन जो पशुएं पालते हैं, इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक का दूध उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए यहाँ लिखा गया है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त क्या है? जीव है। तो इस बात को याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है चीरू या तिब्बती जो एंटीलोम, ऐसे देगा चीरू या एंटीलोम ये क्या है, ऐसे देगा। तो आएगा उसी में जीव हैं, विलुप्त जीव हैं, वनस्पतियां हैं, ऐसे देगा। तो आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना यहाँ पर जो ये चीरू और एंटीलोप ये है, ये दो जीव हैं और ये ऐसे जीव नहीं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये भी याद रखना, ये नहीं कि बस जीव, ये विलुप्त, प्रायः विलुप्त जीव है, इसको पूरा ऐसे याद रखना। आगे है कि इसका शिकार, जो ये विलुप्त जीव है चीरू या एंटीलोप, ये इनका शिकार क्या होता है? शाहतूश नामक एक ऊन के लिए किया जाता है जो वजन के हल्के एवं अत्यधिक गर्म होते हैं। अर्थात इनका जो मान लीजिए जैसे भीड़ की तरफ एक जो होता है बाल, तो ये जो होते हैं तो इनका क्या होता है कि बहुत गर्म रहता है, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है अब वहाँ लद्दाख के लोग। तो देखिए लिखा गया है, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच में कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या मुसलमान या बौद्ध हैं। तो इस बात को याद रखना, जो लद्दाख के लोग हैं वहाँ पर अक्सर करके अधिकांश क्या हैं? मुसलमान और बौद्ध लोग हैं। आगे है देखिए, वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ क्या हैं? बौद्ध मठ हैं। अपनी परंपरा क्या है? गोपा के साथ स्थित है। जैसे गोपियाँ होती है ना, ऐसे वहाँ पर होता होगा, गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस, याद रखना हेमिस क्या है? एक मठ है। कौन सा? बौद्ध मठ है। आगे देखिए लिखा गया है थीकिस और हेमिस। तो थीकस या हेमिस, और आगे लिखा गया है से एवं लामायूर, ये सब क्या है? तो बौद्ध मठ हैं। तो इस बात को चारों याद रखना, ये सब क्या है? बौद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर, रेशम और सलजम आदि की खेती करते हैं। वहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अर्थात गर्म रेगिस्तान में भी और ठंडे रेगिस्तान में भी। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी हो जाती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों के अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। यहाँ आप याद ये एकदम ध्यान से यहाँ पर बताया गया, जो लद्दाख की जो महिलाएं हैं वह बहुत परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती हैं, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों में को भी संभालती हैं। तो देखिए हर बार पूछा जाता है इस पॉइंट को कि कहाँ की स्त्रियां, ऐसे बोला जाएगा ना, ऐसे दे देगा महिलाओं, बताएगा कि यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। दूसरा दे देगा यह केवल
काम ही नहीं बल्कि छोटे व्यवसाय में भी करते हैं, यह किसकी विशेषता है? ऐसे देगा लद्दाख, सहारा और जो भी रहेगा तो याद रखना ये लद्दाख की विशेषता है, अर्थात लद्दाख की महिलाओं की विशेषता है। आगे लिखा गया कि लद्दाख की राजधानी लेह है, तो इसको भी याद रखना, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा ना भली भांत जुड़ी हुई राष्ट्रीय राजमार्ग ये लेह या जोजिरा दर्रा होता है। तो राष्ट्रीय मार्ग जो है वह जोजिरा दर्रा से है। कश्मीरी घाटी जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आगे देखिए यहाँ लिखा गया है कि मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरती है, तो इसको भी याद रखना। अभी हम सब रेगिस्तान जो बताए थे 11 देशों से घिरा है, और यहाँ पर जो बताया गया कि जो मनाली ये लेह मार्ग है, यह 4 दर्रों से घिरा हुआ है, और यह कहाँ पर है? गुजरात के 4 दर्रों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? देखिए लिखा है रोहतांग ला दर्रा, बारालाच दर्रा, और क्या है? लूनगा लाच दर्रा, और है टंगलंग दर्रा ना। आगे है कि यह राजमार्ग जो है केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है ना, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो इस बात को भी याद रखना। बताया गया, ऐसे पूछ भी सकता है कि जो मनाली दर्रा है वह कितने समय में खुलता है? तो जुलाई और सितंबर के समय में। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ पर देखिए लिखा गया है आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जो लद्दाख के लोग ने शताब्दियों में प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन बनाना सीख रहे हैं ना। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकताओं की निम्नता है, इनका प्रयोग करने और कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो देखिए आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो यहाँ पर आप सब देख लेना। यहाँ पर लिखा गया है सहारा अफ्रीका किस भाग में है? तो जैसे हम बताए थे ये उत्तर भाग में है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? जो सहारा है ये हमारा गर्म रेगिस्तान है। आगे बताया गया लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश जो निवासी हैं वहाँ लद्दाख में जो अधिकांश जो निवासी हैं वह कौन कौन से हैं? तो वह बौद्ध और मुस्लिम हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो बताया गया वहाँ रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो वहाँ पर बताया गया वहाँ अधिक वर्षा होती है नहीं, अल्प क्या होती है? वहाँ पर अल्प वर्षा होती है। रेगिस्तानों में अल्प वर्षा होती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। क्या है? तो हेमिस क्या था? और 4-5 ठो था, तो अगर ध्यान होगा तो आपको तो ऐसे पूछेगा। देखिए ये हेमिस जो था ये बौद्ध मठ था। आगे है देखिए आप सब देख लेना। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए है, तो आप सब देखकर इसको कर लेना। अब देखिए हम सब प्रश्न कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर है लिखा गया है कि मारुद्यान रेगिस्तान का वह क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी मात्रा में पशुपालन किया जाता है। तो ये बात सही है। दूसरा है देखिए रेगिस्तान के वे क्षेत्र जहाँ जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं तथा ये क्षेत्र होते हैं उपजाऊ होते हैं। तो ये दूसरा बात एकदम सही है। तीसरा देखिए लिखा गया है रेगिस्तान के आसपास वह उपजाऊ क्षेत्र जो रेगिस्तान के फैलाव के चपेट में आ जाते हैं ऐसे क्षेत्र मरुद्यान कहलाते हैं। तो ये बात गलत है। आगे देखिए लिखा गया है रेगिस्तान का वह क्षेत्र जहाँ बजरी एवं मैदान एवं नग्र चट्टानी सतह वाले पठार पाए जाते हैं, इनको हम मरुद्यान कहते हैं। तो ये बात भी गलत है। देखिए आगे लिखा गया है, तो देखिए आगे लिखा गया है कि कथनों को मरुद्यानों को सही तरीकों से परिभाषित कौन करता है? तो देखिए हमारा ये जो दूसरा है ये सही से एकदम परिभाषित कर रहा है बस, और पहला भी गलत है हमारा, और पहला भी गलत है। देखिए पहला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। आगे देखिए लिखा गया है कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में स्थित लद्दाख के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। आगे है पहला विकल्प है लद्दाख के पूरब में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं एवं पश्चिम में जास्कर श्रेणी है। दूसरा है लद्दाख के उत्तर में नांगा पर्वत है एवं दक्षिण में पीर पंजाल पर्वत है श्रेणियाँ हैं। तीसरा है लद्दाख के उत्तर में नांगा पर्वत एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत है। आगे है डी ऑप्शन है कि लद्दाख के उत्तर में
आप समझ में आया? लद्दाख के उत्तर में काराकोरम है और दक्षिण में जास्कर है। तो इस बात को एकदम पकड़े रहना कि लद्दाख के उत्तर में हमारा काराकोरम है और दक्षिण में जास्कर है, तो अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही। आगे देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो देखिए बताए थे कि लद्दाख से होकर नदियाँ बहुत बहती हैं, जिसमें बताया गया कौन से मुख्य थी, तो सिंध और एक ये है, ये दोनों नदियाँ क्या थी, तो प्रमुख थी। तो हमारा हो जाएगा पहला और चौथा, पहला और चौथा अर्थात ये डी। अगला देखिए लिखा गया है नीचे दिए गए कथन एवं कारकों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन दिया गया भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत, लद्दाख जो है वह शीत मरुस्थल है, ये सही है। कारक दिया लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र से अवस्थित है, ये बात भी सही है, अर्थात हमारा विकल्प हो जाएगा पहला। दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है। देखिए लास्ट है कि लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत, विलो एवं प्लामर उपवन देखे जा सकते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा है यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू और बौद्ध हैं, तो हिंदू नहीं बौद्ध और मुस्लिम है, अर्थात दूसरा हमारा गलत। लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपनी परंपरा के अनुसार गोपा के साथ स्थित हैं, तो ये बात भी सही है, अर्थात हमारा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 7 के पॉलिटी में। तो